नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भाग 2। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भाग 1 में हमने प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार से अध्ययन किया था। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। हमने भारतीय प्रायद्वीपीय जो पठार है उसमें जो पाए जाने वाले विभिन्न पठार हैं उनका विस्तार से अध्ययन किया था। जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है उसमें अगर हम बात करें तो गंगा व यमुना के दक्षिण में उभरता हुआ विशाल भूखंड भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, जिसका आकार मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। तो प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है, जिसका आधार जो है वो गंगा घाटी की ओर, जो शीर्ष है वो दक्षिण कन्याकुमारी की ओर स्थित है। दक्कन का पठार एक लावा का पठार का उदाहरण है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से क्रिटेशियस काल में हुआ था, और ये प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना प्लेट का ही प्राचीन समय में इसका भाग था। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है ये मानचित्र के अंदर हरे रंग से सीमांकित हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। हमने पिछले वीडियो में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के जो प्रमुख पठार हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो अत्यधिक खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, दंडकारण्य पठार, शिलांग का पठार या मेघालय का पठार तथा दक्कन लावा का पठार का विस्तार से अध्ययन किया था। हम अब अध्ययन करेंगे इसके प्रायद्वीपीय पठार के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर्वत श्रेणियों का। सबसे पहले अध्ययन करते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं वो हैं अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, गडजात पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। तो हम इन जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसको मानचित्र में बात करें तो मानचित्र में अध्ययन की दृष्टि से देख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में ये अरावली जो पर्वतमाला है वो स्थित है। फिर विंध्यन पर्वत श्रृंखला और विंध्यन पर्वत श्रेणी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में पाई जाती है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत ये इस तरह से विस्तृत है, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत सतत रूप से पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके बाद हम बात करें अरावली पर्वतमाला। जो अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसकी सीमा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है, ये फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर की लंबाई है तथा इसकी औसत ऊंचाई 920 मीटर के मध्य पाई जाती है। जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो दक्षिण पश्चिम में गुजरात में इसकी चौड़ाई अधिक है, जबकि उत्तर पूर्व की ओर जाते जाते ये सकड़ी होती चली जाती है, तो इसकी चौड़ाई जो है वो घटती जाती है। अरावली पर्वतमाला एक महान जल विभाजक के रूप में स्थित है। इसके पश्चिम का जल अरब सागर में गिरता है, जबकि पूर्व का जल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला की जो सर्वोच्च जो चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। इसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। इसे ओलंपस ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो गुरु शिखर के अतिरिक्त जो ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें हैं शेरगढ़ 1597 मीटर, जरगा पर्वत उदयपुर में, रघुनाथगढ़ 1055 सीकर में, अचलगढ़ सिरोही में अन्य ऊंची पर्वत श्रेणी हैं। इसके अतिरिक्त खो जयपुर में। ये सारी पर्वत श्रेणियाँ अरावली की सर्वोच्च चोटियों में से आती हैं, उच्चतम चोटियों में से आती हैं। अरावली जो पर्वतमाला है यह अरब सागरीय मानसून के समानांतर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है यह भौगोलिक दृष्टि से मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। ऐसे हम सोन नदी के उत्तर में स्थित भी बता सकते हैं, या हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि यह गुजरात तथा राजस्थान की सीमा के पूर्व में स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी
गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड तक विस्तृत है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। भाड़नेर की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, कैमूर की पहाड़ी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिहार तथा मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश। पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो झारखंड में स्थित है। इस तरह विंध्याचल पर्वत श्रेणी भाड़नेर, कैमूर व पारसनाथ के रूप में विस्तृत है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर के मध्य पाई जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्चतम बिंदु जो है या शिखर जो है तो वो सद्भावना शिखर है जो मध्य प्रदेश में भाड़नेर पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के समानांतर दक्षिण में स्थित है। विंध्य श्रेणी के समानांतर उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में तापी नदी घाटियों के बीच सतपुड़ा श्रेणी विस्तार पाया जाता है। लगभग 900 किलोमीटर की लंबाई और 770 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ इसकी सामान्य दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पाई जाती है। अगर हम बात करें ये एक क्योंकि इसके उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी दोनों ही नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं और जब कोई पर्वत भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित होता है तो उसे ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। तो ये जो है सतपुड़ा जो है भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। राजपीपला की पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ खड़े व नुकीले शिखरों वाली हैं और ये दक्कन लावा से ढकी हुई हैं। इनकी स्थिति पश्चिमी भाग में है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी भाग है वो राजपीपला की पहाड़ी के रूप में है। महादेव पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ गोंडवाना क्रम की क्वार्जेट व गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। यहाँ सतपुड़ा की चौड़ाई है 1200 किलोमीटर और ऊंचाई जो है सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है इसकी पंचमणि में है धूपगढ़ 1480 मीटर की ऊंचाई है इसकी, जो सबसे ऊंची चोटी है महादेव की। इसका दक्षिणी भाग टीप पाया जाता है, ये मध्य भाग में पाई जाती है। अमरकंटक की पहाड़ी इसका पूर्वी विस्तार है सतपुड़ा का, ये सर्वोच्च शिखर है। गोंडवाना व आर्कियन नीच शैलों से निर्मित है। इसमें संरचनात्मक विषमता के साथ पहाड़ियों और घाटियों का सम्मिश्रण देखा जाता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी व दामोदर नदी का उद्गम होता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। तो इस तरह सतपुड़ा जो पर्वत है राजपीपला, महादेव और अमरकंटक पहाड़ियों का सम्मिलित रूप है। बात करते हैं हम गडजात पहाड़ियों। गडजात पहाड़ियाँ ओडिशा उच्च भूमि भी कहा जाता है क्योंकि उड़ीसा के अंदर ये विस्तृत है। लगभग 382 किलोमीटर की लंबाई में ओडिशा तट के सहारे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में ये फैली हुई है। इनका क्षेत्रफल लगभग 76,800 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में छोटा नागपुर, पश्चिम में महानदी बेसिन, दक्षिण पश्चिम में पूर्वी घाट और पूर्व में उत्कल मैदान द्वारा सीमांकित की जाती हैं। पश्चिम से पूर्व को प्रवाहित होती हुई महानदी इसे 2 भागों में विभाजित करती है। तो गडजात पहाड़ियाँ को महानदी 2 भागों में बांट रही है। उत्तरी भाग छोटा नागपुर पठार तथा दक्षिणी भाग पूर्वी घाट विस्तरण है। नेक्स्ट हम बात करें पूर्वी घाट पर्वत। जो पूर्वी घाट पर्वत है वो पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। इसका विस्तार बंगाल की खाड़ी के तट के समानांतर लगभग 1300 किलोमीटर में है, जो सतत क्रम में ना आकर कटे फटे रूप में मतलब छिन्न भिन्न रूप में टुकड़ों में ये पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के दक्षिण में दंडकारण्य सीमा पर उड़ीसा के फुलवनी से आंध्र प्रदेश के एलूरू तक तथा दक्षिणी भाग गोदावरी नदी के दक्षिण से नीलगिरी तक स्थित है। बीच बीच में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों ने काट दिया है। तो जो महानदी है गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये नदियों के ने इसे काट कर अपना डेल्टाओं का निर्माण किया। इसलिए ही पूर्वी घाट पर्वत सतत रूप से ना पाकर टुकड़ों में या विच्छिन्न श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर जो उड़ीसा में है स्थित है। पूर्वी घाट को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में इन्हें खोंडमल की पहाड़ियाँ या नल्लामलाई की पहाड़ी कहा जाता है, जबकि तमिलनाडु में वेलिकोंडा, पालगोंडा, पंचमलाई, शेवराय या जावदी पर्वत श्रेणी के रूप में इन्हें पहचाना जाता है।
कुड्डप्पा एवं कर्नूल तक की पहाड़ियाँ सतत रूप से पाई जाती हैं। इसके बाद पेल्लार व कावेरी घाटियों के मध्य शेवराय व जावदी पहाड़ियाँ स्थित हैं। नल्लामलाई श्रेणी कोरोमंडल तट के समानांतर फैली हुई है। तो इस तरह ये पूर्वी घाट पर्वत भी अनेक पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित रूप है, जो छिन्न भिन्न रूप से या असतत रूप से पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करें हम पश्चिमी घाट पर्वत। जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। इसे सह्याद्री पर्वत भी कहा गया है। सह्याद्री या पश्चिमी घाट का फैलाव पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद व सीढ़ी नुमा है। सह्याद्री प्रायद्वीप के वास्तविक जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि इसके जो पश्चिम का जल है वो तीव्र गति से अरब सागर में, जबकि पूर्व का जल है गोदावरी, कृष्णा, भावरी, ताम्रपर्णी आदि नदियां हैं, और उसकी सहायक जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी तक प्रवाहित होती हैं। पश्चिम को प्रवाहित नदियाँ सकड़े खड्डों से होकर तीव्र गति से अरब सागर की ओर बहती हुई जलप्रपातों का निर्माण करती है। तो जो पश्चिमी घाट पर्वत है, इससे जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसमें जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। वर्तमान में इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी कर दिया है। यह भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है। इसकी ऊंचाई 250 मीटर है, जो शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो पश्चिमी घाट या सह्याद्री है, इसे 3 उप विभागों में बांटा गया है। अगर हम सबसे पहले हम बात करें तो उत्तरी सह्याद्री या नदन सह्याद्री की बात करें तो यह ताप्ती नदी से लेकर गोवा तक उत्तर पूर्व में मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल तक 650 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस भाग का पश्चिम की ओर ढाल तीव्र है, मतलब दीवार नुमा है। इसकी औसत ऊंचाई 550 मीटर है और ये सीढ़ी नुमा विशेषता वाला, जबकि पूर्वी ढाल जो है बहुत मंद है। सह्याद्री मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इसका उच्चारण दक्कन लावा ट्रैप की तरह है। गोदावरी, भीमा एवं कृष्णा नदियों के उद्गम महाबलेश्वरम के पास से इनका उद्गम होता है। इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो है हरिश्चंद्रगढ़ 1435 मीटर, महाबलेश्वरम 1487 मीटर, कलसूबाई 1646 मीटर, सलहर 1567 मीटर इस खंड की प्रमुख चोटियाँ। तो पश्चिमी जो उत्तरी सह्याद्री है उसकी जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं वो हरिश्चंद्रगढ़, महाबलेश्वरम, कलसूबाई, सलहर आदि हैं। थाल घाट व भोर घाट पश्चिमी घाट में जो है उत्तरी सह्याद्री के प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट बात करें हम पश्चिमी घाट का दूसरे खंड की बात करें तो मध्य सह्याद्री, ये मध्य में स्थित है। मालप्रभा नदी के उद्गम से पालघाट दर्रे तक 650 किलोमीटर लंबा पश्चिमी घाट का भाग मध्य सह्याद्री कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1220 मीटर है, परंतु कई शिखरों की ऊंचाई 1500 मीटर से भी अधिक है। जैसे प्रमुख रूप से कुद्रेमुख व पुष्पगिरी। जो कुद्रेमुख 1892 मीटर, जबकि पुष्पगिरी 1714 मीटर के मध्य पाई जाती है। पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी के बीच में चार्नोकाइट की जो चट्टान है उसकी प्रधानता पाई जाती है। नीलगिरी के समीप सह्याद्री व पूर्वी घाट जो पर्वत है दोनों आके मिल जाते हैं और एक ग्रंथि का निर्माण करते हैं, और ये दोनों जो हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर आकर मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर होती है, और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च जो चोटी है वो 2 बेटा 2670 मीटर है। नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट दर्रा है जो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। नेक्स्ट बात करें हम पश्चिमी घाट या सह्याद्री का तीसरा जो पार्ट है वह है दक्षिण सह्याद्री। नीलगिरी की पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 290 किलोमीटर की लंबाई में है। यह नीलगिरी की पहाड़ी के साथ साथ इसके दक्षिण में अन्नामलाई की श्रेणी स्थित है। इस श्रेणी के उत्तर पूर्व में पालिनी जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित हैं। इसके दक्षिण में इलायची की पहाड़ी या कार्डामम पहाड़ी भी हम इसे बोलते हैं, ये स्थित है। अन्नामलाई की जो सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी 2695 मीटर है, ये सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा इल्लामलाई या इलायची की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पहाड़ी ढालों के सहारे चाय, कहवा, सिनकोना व इलायची के बागान पाए जाते हैं। कोडाई कनाल जो है प्रमुख यहाँ का आरामगाह या पर्यटन नगर है। यहाँ दूर दूर से सैलानी घूमने आते हैं। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का मार्ग यहाँ लंबा है। इन नदियों घाटी में जलप्रपात पाए जाते हैं।
कर्नाटक में कावेरी नदी का शिव समुद्रम प्रपात सबसे प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अब बात करें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत की तुलना की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करें पश्चिमी घाट जो पर्वत है वो पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण दिशा में तापी नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, जबकि पूर्वी तट समानांतर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उड़ीसा के नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर है, जबकि जो पूर्वी घाट है इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पश्चिमी घाट की औसत चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर के मध्य है, जबकि पूर्वी घाट की औसत चौड़ाई जो है 100 से 200 किलोमीटर के मध्य है। जो पश्चिमी घाट है दीवार की भांति खड़ा हुआ है और उसमें आर पार दर्रों के द्वारा ये आर पार होता है, जबकि जो पूर्वी घाट है इसे नदियों ने इसे काटा है। संरचनात्मक दृष्टि से यह संपूर्ण इकाई है। संरचनात्मक दृष्टि में एक रूपता नहीं पाई जाती, भिन्न रूप से पूर्वी घाट पाया जाता है। जो पश्चिमी घाट है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का उद्गम स्रोत है, जबकि पूर्वी घाट नदियों का उद्गम स्रोत नहीं है। अरब सागर में आने वाली दक्षिण पश्चिमी जो इसके समानांतर प्रवाहित होती है, यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत में खूब वर्षा होती है मानसूनों के द्वारा, जबकि बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो मानसून है उसके समानांतर होते हैं। इसे जो पूर्वी घाट पर्वत है जिसमें मुख्य रूप से कोरोमंडल तट है वो शीतकालीन मानसून से वर्षा प्रदान करता है। प्रायद्वीपीय पठार में प्रमुख जो दर्रे हैं वो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट पर्वत में ही पाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले है थाल घाट जो महाराष्ट्र में मानचित्र में भी दिख रहा है। थाल घाट जो है यह दर्रा मुंबई नागपुर सड़क के मार्ग को जोड़ता है। थाल घाट के दक्षिण में ही भोर घाट है जो महाराष्ट्र में स्थित है, और इस दर्रे से मुंबई से पुणे जाने वाला सड़क मार्ग गुजरता है। तो थाल घाट और भोर घाट दोनों ही महाराष्ट्र में स्थित हैं, जबकि पाल घाट दर्रा जो केरल में स्थित है इससे नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ों के बीचों बीच स्थित है। और सबसे दक्षिण में जो है शेनकोट दर्रा है जो केरल में है, ये कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी में स्थित है। तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने वाला जो सड़क है मार्ग है वो शेनकोट दर्रे से ही गुजरता है। इसके अलावा गोराम घाट है जो राजस्थान में स्थित है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख दर्रे हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पे स्थित है और कौन सा सड़क मार्ग है, कौन से दो नगरों को ये जोड़ता है, तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की अनेक विशेषताएं हैं, बहुत महत्व हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार खनिजों का भंडार है, जिसे खनिजों का अजायब घर के रूप में भी हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर दक्षिण भारत के मध्य प्राकृतिक व सांस्कृतिक अवरोध रहे हैं, इसलिए दक्षिणी और उत्तर भारत में जो संस्कृति है उसमें भिन्नता पाई जाती है। जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे चंदन, सागवान, शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं जो उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये कायंत्री चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पर मार्बल, कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज, हीरा, चांदी, लोह अनेक प्रचुर भंडार खनिजों के पाए जाते हैं। ये लावा निर्मित है, इसलिए यहाँ पर काली रेगुर मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी जो है वो चाय, कहवा मतलब बागाती कृषि के लिए बहुत फेमस है, तो इसलिए यहाँ पर चाय के बागान, कहवा आदि बहुत उपयुक्त दक्षिणी भारत के अंदर होता है। यहाँ शीतोष्ण जलवायु के कारण से स्वार्थवर्धक प्रदेश जैसे उत्कलमंडल, पंचमढ़ी, महाबलेश्वर, कोडाईकनाल आदि पाए जाते हैं। नदियों में कई प्रपात हैं, जैसे हमने पढ़ा था गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, तो जल विद्युत शक्ति की अपार संभावना है। तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और उस दृष्टि से इसका अत्यंत महत्व है। धन्यवाद। इसी प्रकार मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।